जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जित्तिया ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा। सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। तू तो टोके वो काफी, झुके जरा भी, रुकेगी ना पर इनकलाबी। मन है राजी, डरना क्यों अब अपनी बारी, मार ही लेंगे अब तो बाजी। जग्गा लिख गया नई कहानी, जग्गा लिख गया। जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जित्तिया ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा। सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। को चाहिए ना कोई जगे दा जोश तूफानी, जगे नू चढ़ी जवानी। ओ जग्गा सुन न किसी की, के जग्गा कर मनमानी। जगे दा जोश तूफानी, हेलो 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 जगे नू चढ़ी जवानी। ओ जग्गा सुन न हेलो हेलो 1 2 3 माइक चेक। हेलो 1 2 3 माइक चेक। हेलो हेलो यो यो वीजियो 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 वीजियो। हाँ जी वीजियो, क्या हाल चाल है भाई? सारे बच्चे एक बार फटाफट से लाइक का बटन ठोक दें और इसको फटाफट से शेयर कर दें हर ग्रुप में जी। सारे बच्चे इसको फटाफट से हर ग्रुप में शेयर कर दें बढ़िया तरीके से। वीजियो वीजियो वीजियो, बिल्कुल वीजियो। में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे। सर ये बहुत मिस किया आपको, हमने भी बहुत मिस किया आपको जी, हमने भी बहुत मिस किया आपको। मिच यू बहुत ज्यादा। मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हेलो 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 हेलो। अरे क्या हाल चाल? बढ़िया है। वेरी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। गुड इवनिंग पल्लवी, गुड इवनिंग आशी, गुड इवनिंग हिमांशी, गुड इवनिंग अखिल, गुड इवनिंग। इट्स मी इट्स मी इट्स मी। गुड इवनिंग अभी। सर वीजियो का मतलब क्या है? मुझे यही नहीं पता। वीजियो एक इमोशन है, वीजियो एक भाव है, वीजियो एक प्रेरणा है, वीजियो कुछ करने की शक्ति है, वीजियो बहुत कुछ है। वीजियो वीजियो है मेरे बच्चों, वीजियो वीजियो है।
हाँ नहीं, वेरी गुड इवनिंग सभी को। और की हाल चाल भाई? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? याद वाद किया नहीं किया या भूल गए सारे? याद है मैं कौन हूं? भूल तो नहीं गए? कहीं ऐसा ना हो ना कि सर 2-3 दिन आप आए नहीं, हम भूल ही गए सर। बट वैसे मैं तुम्हें 2-3 दिन का काम देके गया था। सारे सुदर्शन बैच के लेक्चर मैंने पब्लिक कर दिए थे, अभी भी वैसे पब्लिक हैं। आज रात को वो सारे प्राइवेट हो जाएंगे, तो उम्मीद करूंगा जिनका भी सुदर्शन बैच थोड़ा बहुत पेंडिंग रहा होगा उन्होंने वो सारी क्लासेस पिछले 3 दिनों में कंप्लीट कर ली होंगी। मतलब तुम्हारे अंदर ये नहीं होगा कि सर अब बार बार तुम ये बोलोगे नहीं सर पब्लिक कर दो, पब्लिक कर दो, पब्लिक कर दो। मैंने 3 दिन के लिए पूरा पब्लिक कर दिया था, ठीक है ना? तो आई थिंक तुमने 3 दिन में सारा सुदर्शन बैच फटाफट से कंप्लीट कर लिया होगा। जिनकी क्लासेस भी बैलेंस होंगी, आज मैं रात को उसको प्राइवेट कर दूंगा। उम्मीद करूंगा आप सब बच्चों ने वहां पे कंप्लीट कर लिया होगा आज, ठीक है जी? डन। चलो अब सुनो ध्यान से, अब हमें सुदर्शन बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमें त्रिशूल बैच अब दोबारा से स्टार्ट करना है। हमने त्रिशूल बैच जीएसटी का स्टार्ट किया हुआ था। 29 लेक्चर त्रिशूल बैच के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच्चों को यह समझ नहीं आ रहा कि गाबे एक बात बता, ये जीएसटी खत्म कब करेगा तू? हमरे तो रेगुलर बैच वालों ने 20 लेक्चर में जीएसटी खत्म कर दिया था। 29 लेक्चर हमारे जीएसटी के लग चुके हैं, तो खत्म कब करोगे? खत्म करने का कोई तुम्हारी इच्छा भी है नहीं है? तो मैं बताता हूं जी, आज हमारी 21 तारीख है। ये बात मान के चलो कि दिवाली से पहले त्रिशूल बैच तुम्हारा जीएसटी का खत्म हो जाएगा। ये मैं तुमसे, अब तुम लिख के ले लो, मेरे साथ स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लो। 1 तारीख को हमारी दिवाली है। जब मैं दिवाली पे अपने घर जाऊंगा, होम टाउन जाऊंगा, मेरा आपसे वादा है मैं त्रिशूल बैच जीएसटी का खत्म करके जाऊंगा। चाहे मुझे एक आधी क्लासेस की 4-5 घंटे की लंबी लेनी पड़े, लाइव ले लूंगा 4-5 घंटे की क्लास, बट मैं दिवाली से पहले खत्म करके जाऊंगा जी। तो एक तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी खत्म हो गई, जीएसटी का त्रिशूल बैच हमारा दिवाली से पहले खत्म हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि सर इनकम टैक्स का त्रिशूल बैच कब स्टार्ट होगा? तो मैंने आपको बता दिया था 25 तारीख से हमारा 25 तारीख को हमारी क्लास होगी सुबह, जिसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे पीजीबीपी के। आई थिंक पीजीपी सबने कंप्लीट कर लिया होगा, तो पीजीबीपी और मास्टर क्वेश्चन जो हम करेंगे 25 तारीख को करेंगे। और 26 तारीख से हमारा त्रिशूल बैच जो होगा वो इनकम टैक्स का स्टार्ट होगा, बट उसकी टाइमिंग शाम को नहीं होगी, टाइमिंग होगी सुबह, ठीक है जी? इनकम टैक्स का त्रिशूल बैच हमारा सुबह चलेगा और मैं बता दूं वो लाइव ही होगा जी। अब तुम्हें मैं ना, सुनो ध्यान से, अब सुनो। अब तुम्हें लग रहा होगा यार गाबा सर भाई क्यों प्राइवेट करने की बात कर रहे हो, हम नहीं देख सकते सुबह, ये वो, तुम्हारे पास 100 बातें होंगी। तो सुन लो मेरी बात अब ध्यान से। मैं सुबह इसलिए रख रहा हूं ताकि तुम्हारी सुबह उठने की रूटीन बने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेट उठ रहे हैं। आगे सर्दी आने वाली है, तो सर्दी में जब मैं सुबह उठ रहा हूं तो आपको भी सुबह उठना पड़ेगा। बस एक बात ध्यान दो, उसकी टाइमिंग होगी सुबह 8 से लेके 10 बजे तक। और उस त्रिशूल बैच में हम क्या करेंगे? 1 घंटे इनकम टैक्स के प्रोविजन को रिवाइज करेंगे और 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे। मतलब मैं उसमें 2 घंटे इसलिए दे रहा हूं, जैसे अभी जीएसटी का त्रिशूल बैच तो 1 घंटे का है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रोविजन कर रहे हैं, फिर चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें हम ऐसे नहीं करेंगे। वो बैच जो होगा वो 2 घंटे का डेली बैच होगा। 1 घंटा सिर्फ प्रोविजन की रिवीजन करेंगे, 1 घंटे करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि आप सब जानते हो एग्जाम में क्वेश्चन ही बनने हैं, और अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे तो पढ़ने का फायदा नहीं है फिर। तो इसलिए मैंने उसको 2 घंटे रखा है कि 1 घंटे आराम से करेंगे प्रोविजन और 1 घंटे सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इनकम टैक्स के त्रिशूल बैच में, जो हमारा 26 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। बट 25 तारीख की क्लास भी सबको अटेंड करनी है, उसमें हम क्वेश्चन करेंगे पीजीबीपी के और टोटल इनकम वाले क्वेश्चन करेंगे। फिर 26 तारीख से हमारा त्रिशूल बैच स्टार्ट होगा जी। अच्छा एक बात अब और सुन लो ध्यान से जी। अब जो हम त्रिशूल बैच करेंगे इनकम टैक्स का, सबसे पहले मैं चैप्टर कराऊंगा वो जो तुम पेपर में छोड़ के जाते हो। बताओगे तुम कौन कौन से चैप्टर छोड़ के जाते हो? बताओगे तुम? मतलब ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं इनकम टैक्स के जो तुम छोड़ के जाते हो? तुम्हें भी पता है वो, मैं बताऊं फिर? मेरे से सुन लो। रिटर्न ऑफ इनकम हो गया, टीडीएस टीसीएस हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, डिडक्शन हो गया, मैट एएमटी हो गया। तो ये चैप्टर जो पहले छोटे मोटे होंगे ना, पहले वो हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे इनकम टैक्स में विद क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम 5 हेड बनाएंगे, क्योंकि 5 हेड अभी अभी हमने कंप्लीट की हैं। पूरा यूट्यूब पर मैंने लाइव लिया सुदर्शन बैच, जिसमें कैपिटल गेन भी किया, अदर सोर्स भी किया, पीजीपी भी किया। तो उसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे। पहले जितने भी आपके छोटे मोटे चैप्टर होंगे विद क्वेश्चन, उसको त्रिशूल बैच में कंप्लीट करेंगे। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। अब चाहे वो क्लबिंग है, चाहे वो सेट ऑफ है, चाहे वो डिडक्शन है, चाहे वो रिटर्न है, चाहे वो टीडीएस है, चाहे वो टीसीएस है, चाहे वो एडवांस टैक्स है, और आपका रेजिडेंशियल स्टेटस भी हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट भी होगा। मतलब जितने भी आपके छोटे मोटे चैप्टर होंगे ना 5 हेड को छोड़ के, सबसे पहले त्रिशूल बैच में हम वो खत्म करेंगे। उसके बाद फिर हम आराम से रिवीजन करेंगे 5 हेड की। बस ये पर ध्यान दो। डन।
सर दिवाली की छुट्टी देंगे, बिल्कुल देंगे जी। मेरे घर में भी दिवाली है, मेरे को भी होम टाउन जाना है, तो टेंशन मत लो, दिवाली की मैं 2-3 छुट्टियां आपको दूंगा, बट उससे पहले पूरी मेहनत करनी है और दिवाली के बाद आके हमने पूरी मेहनत करनी है जी। और 25 तारीख को मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा हमारी मैराथन की, ठीक है ना। 25 तारीख को मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा हमारी मैराथन की, कि इनकम टैक्स की मैराथन कब होगी, किस टाइम पर होगी, जीएसटी की कब होगी, किस टाइम पर होगी, वो सारी की सारी अनाउंसमेंट जो होगी वो 25 तारीख को, ध्यान रखना 25 तारीख को हमारी मैराथन की अनाउंसमेंट आने वाली है। उसको तुम सुन लेना कि हमारी मैराथन कब कब होगी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, अब हम फाइनली अपना त्रिशूल बैच को हम स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे बच्चे फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो दबा के, और सारे बच्चे अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दो, इंस्टाग्राम पे मेरे को टैग कर देना, ताकि हर बच्चे के पास ये क्लास पहुंच जानी चाहिए। और जो बच्चा इसको लाइक नहीं करेगा या इसको शेयर नहीं करेगा, उसके पाप लगेगा। ध्यान रखना, माता रानी आएगी और फिर तुम्हें सांप दिखाएगी, तुम्हें डर लगेगा, फिर तुम्हें माता रानी याद कराएगी कि याद कर तूने क्लास शेयर नहीं की होगी, ठीक है जी। चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। भाई कब खत्म होगा इनकम टैक्स? हो जाएगा भाई, तुम्हारे एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें ना पहले खत्म की डेट बता दो, पहले शुरू तो हो जाए ना, लायक खत्म हो जाएगा भाई, तुम्हारे एग्जाम से पहले सब कुछ खत्म कर दूंगा। मुझे पता तुमने एग्जाम देने जाना है, तुमसे ज्यादा टेंशन मुझे है, तुम उसकी टेंशन मत लो, ठीक है ना। तुम अपनी रिवीजन चालू रखो, जो तुम्हें रिवीजन करनी है इसको एडिशनल मान के चलो। तो एग्जाम से पहले ही तुम्हारे खत्म होगा। खत्म कब होगा, खत्म कब होगा नालायक जी। हाँ मतलब हमारे अल्टीमेट सी के चैनल पे जो आएगा वो 27 से रात को 9 बजे मैं क्लास डाला करूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो जी, जितने भी हमारे सीए की फैमिली वाले बच्चे हैं। एक मिनट, भगवती को सारे बच्चे पहले तो बाय बोलेंगे जी। भगवती को सारे बच्चे फटाफट से बाय बोलेंगे, सारे के सारे बच्चे। नालायक एक मैसेज को 10 बार लिख रही है, नहीं कि यहां पे पहले पढ़ ले। चलो इधर देखो ध्यान से, एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आओ। अब आज हमें चैप्टर स्टार्ट करना था रिवर्स चार्ज का, बट रिवर्स चार्ज का चैप्टर हम करेंगे बाद में। मेरे को ध्यान आ गया कि एक चैप्टर हमारा वैल्यूएशन का भी नहीं हुआ, मतलब मेरे को तो लग रहा था कि ये चैप्टर हमारा हो चुका है, बट मैंने अभी देखा कि हमारा चैप्टर वैल्यूएशन का भी नहीं हुआ। तो पहले हम वैल्यूएशन कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पक्का पक्का एग्जाम के अंदर बनता है, तो पहले वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे वैल्यूएशन का, उसके बाद फिर हम आराम से टॉपिक करेंगे रिवर्स चार्ज का, ठीक है जी। तो आज की मेरी पूरी की पूरी क्लास डिवोटेड होगी वैल्यूएशन के ऊपर, और फिर कल वाली क्लास में वैल्यूएशन के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, कल वाली क्लास में वैल्यूएशन के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जी, ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से। अब जी सुदर्शन बैच खत्म हो चुका है, अब सुदर्शन बैच नहीं होगा जी, ठीक है जी। अब सुदर्शन बैच खत्म हो चुका है। चलो अब यहां पे एक बार फटाफट से आ जाओ जी। आपका पेज नंबर जो है वैल्यूएशन का, एक बार फटाफट से यहां पे देखो जी। पेज नंबर आपका वैल्यूएशन का जो है दैट इज पेज नंबर है 126 जी, पेज नंबर 126 है। अब चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। चैप्टर हमारा है वैल्यू ऑफ सप्लाई का। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर, एक बात मेरे को बताओ, याद करो आपको मैंने जीएसटी में ना स्टार्टिंग में कहा था कि जीएसटी में टोटल मिला के हमारे 13 चेक पॉइंट होते हैं जी। अब 13 चेक पॉइंट हमारे जीएसटी में होते हैं। याद करो चेक पॉइंट नंबर 1 के अंदर मैंने कहा था, चेक पॉइंट नंबर 1 हमारा है कि सबसे पहले कोई भी आइटम जो है वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर होनी चाहिए। फिर अगर वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर है, फिर वो सप्लाई में कवर होनी चाहिए, फिर सप्लाई उसकी इंडिया में होनी चाहिए, फिर सप्लाई करने वाला टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, और फिर वो सप्लाई एग्जम्पशन में कवर नहीं होनी चाहिए। ये 5 चेक पॉइंट मैंने कहा था, ये डिसाइड करवाते हैं कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। इट मींस अगर मेरे हाथ में फॉर एग्जांपल कोई भी आइटम है, अगर वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर नहीं है तो जीएसटी का मतलब ही नहीं है, या वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर है बट वो सप्लाई में कवर नहीं है तो जीएसटी का मतलब नहीं है। अगर वो सप्लाई इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है, तो जीएसटी का मतलब नहीं है। अगर सप्लाई करने वाला टैक्सेबल पर्सन नहीं है, नॉन टैक्सेबल पर्सन है, तो जीएसटी का मतलब नहीं है। और अगर वो एग्जम्पशन में कवर हो गया तो भी हमें जीएसटी पे नहीं करना। बट अगर इन 5 गेट में कहीं पर भी कवर नहीं होगा ना, तो 100% वहां पर मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा। बस एक बात ध्यान दो, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर, एक बात मेरे को सोच के बताओ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो मेरे हाथ में भी त्रिशूल है। सारे बच्चे बराबर से हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर देखो ध्यान से। भाई साहब 3 छुट्टियां हो गई हैं, अब बिल्कुल फ्लो में आ जाओ। सारे के सारे बच्चे फ्लो के अंदर आ जाओ, वो 3 छुट्टियां भूल जाओ अब, ठीक है ना। अब सारे बच्चे फ्लो में आ जाओ। अब मैं बार बार कह रहा हूं सर कुछ दिन बचे हैं, बस पूरी मेहनत करो, खूब खूब मेहनत करो, खूब खूब पढ़ो, और तुम्हें एग्जाम इस बार निकालने हैं, बस ये पर ध्यान दो जी। अब सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान दो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे हाथ में त्रिशूल है। अब मेरे हाथ में अगर त्रिशूल है तो मैंने त्रिशूल से क्वेश्चन पूछा कि क्या तो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर है, इसने कहा कवर हूं। फिर मैंने बोला क्या तू सप्लाई में कवर है, इसने कहा हूं। फिर मैंने बोला क्या तेरी सप्लाई इंडिया में है, इसने कहा हां।
फिर मैंने बोला क्या तेरी सप्लाई करने वाला टैक्सेबल पर्सन है, मैंने कहा हाँ। फिर इसने बोला कि क्या तो एग्जम्पशन में कवर है, इसने कहा नहीं मैं एग्जम्पशन में कवर नहीं हूं। अगर ये पांचों गेट में कहीं पर भी कवर नहीं है, इस पे जीएसटी लेवी एंड जीएसटी कलेक्ट होगा। अब क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है सर, एक बात मेरे को सोच के बताना। अब अगर मान लो मेरे को जीएसटी देना है, तो क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे को जीएसटी निकालना है तो दो चीजें मेरे हाथ में होनी चाहिए, एक तो वैल्यू और एक रेट। अब अगर मैं वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीएसटी निकल के आ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, मेरे को जीएसटी देना है। अब जीएसटी की लायबिलिटी अगर मेरे को निकालनी है तो वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जीएसटी मेरे हाथ में निकल के आएगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब अगर वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करूंगा मेरा जीएसटी निकल कर आएगा। सोच के बताना मेरे को वैल्यू निकालने में दिक्कत आएगी या रेट निकालने में दिक्कत आएगी। जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव मेरे सामने बैठे हैं, मेरे को वैल्यू निकालने में दिक्कत आएगी या रेट निकालने में दिक्कत आएगी? बताओ। ऑब्वियस सी बात है वैल्यू निकालने में दिक्कत आएगी। भाई रेट तो फिक्स है ना यार। अरे एक बात मेरे को बताओ, हमने जीएसटी में स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था कि रेट हमारे फिक्स हैं। रेट कौन कौन से हैं? 5%, 12%, 18%, 28%, ये जीएसटी के रेट हैं। फिर गोल्ड वाली आइटम पे 3% भी है। तो सिंपल सी बात क्या निकल कह रहे कि आपके जीएसटी के रेट जो हैं, रेट फिक्स हैं, रेट में दिक्कत नहीं है। इट मींस त्रिशूल पे जीएसटी का रेट कौन सा लगेगा, वो रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है। अगर मैंने मोबाइल बेचा तो मोबाइल पे अगर जीएसटी का रेट कौन सा लगाना है, वो रेट फिक्स किया हुआ है। अगर मैंने लैपटॉप बेचा तो ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन क्या निकल कह रहा है कि रेट फिक्स है, रेट में कोई दिक्कत नहीं है। इट मींस अगर किसी भी आइटम पर रेट की बात करूंगा ना तो रेट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेट या तो 5% लगेगा या 12% लगेगा या 18% लगेगा या 28% लगेगा। इन चारों में से कोई भी रेट एप्लीकेबल होगा। अब एक बच्चा ये बात कहता है सर रेट फिक्स है, चलो रेट समझ में आ गया। भाई आपने बोला त्रिशूल पर त्रिशूल का रेट लगेगा, कैलकुलेटर पर कैलकुलेटर का रेट लगेगा, मोबाइल पर मोबाइल का रेट लगेगा, लैपटॉप पर लैपटॉप का लगेगा, फैन पर फैन का लगेगा, एसी पर एसी का लगेगा, बेंच पर फर्नीचर का लगेगा। अब अगर रेट फिक्स है तो वैल्यू निकालने में क्या दिक्कत आ रही है? भाई वैल्यू भी तो फिक्स है। एक बच्चा ये बात कह रहा है, सामने एक बच्चा बैठा कह रहा है सर मैंने आपकी क्लास ली। अब अगर मैंने आपकी टैक्स की क्लास ली है, आपने मेरे से फीस ली, मान लो फॉर एग्जांपल 9,000 पे आपने मुझसे फीस ली, तो 9,000 पे आपने फीस ली तो 9,000 पे मेरी वैल्यू है, 9,000 पे जीएसटी लगेगा। सर मार्केट में कहीं भी हम सामान लेने जा रहे हैं, जो भी पैसा हम पे करते हैं उस पैसे पर जीएसटी लगता है। तो जिस पैसे पर जीएसटी लग रहा है वैल्यू तो फिक्स ही है। तो आप ये बात कह रहे हो कि रेट फिक्स है, बट हमें लग रहा है वैल्यू भी फिक्स है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी सामने वाला बंदा हमसे चार्ज करेगा उसी वैल्यू पर तो जीएसटी लगेगा। मैं कहा बात तो तुम्हारी सही है। तो बच्चा कह रहा सर वही तो कहना चाह रहा हूं कि अगर वैल्यू भी फिक्स है और रेट भी फिक्स है तो फिर वैल्यू निकालने की दिक्कत क्या है? मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं सर, एक बात मेरे को सोच के बताना, क्या ऐसा जरूरी है कि हर केस में पैसा जो हम पे करेंगे वो 100% पैसा मनी फॉर्म के अंदर पे करेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? मान लो मैंने किसी को पैसा मनी फॉर्म में दिया हो और किसी को नॉन मनी फॉर्म के अंदर भी दिया हो, तो मनी एंड नॉन मनी फॉर्म में दिया हो तो मनी की वैल्यू तुम्हें पता है, नॉन मनी की वैल्यू तुम्हें पता ही नहीं है। क्या ऐसा कोई केस पॉसिबल नहीं है? तुमने सामने वाले बंदे को पेमेंट की है और 100% पैसा नॉन मनी फॉर्म में दिया, तो क्या नॉन मनी की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी? और याद करो हमने सप्लाई के चैप्टर में डिस्कस किया था कि विदाउट कंसीडरेशन वाले काम को भी सप्लाई बनाते हैं। अब अगर विदाउट कंसीडरेशन वाला काम सप्लाई है, उस पर अगर जीएसटी लगाना है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? और मैं कह रहा हूं अगर सारा पैसा मनी फॉर्म के अंदर भी है, हेलो भाई साहब इधर, अगर सारा पैसा मनी फॉर्म के अंदर भी है, बट अगर आपने ट्रांजैक्शन मान लो रिलेटेड पार्टी के साथ की है, तो क्या पता वो पैसा मनी फॉर्म में सही ना हो। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, मेरे सामने दो बच्चे बैठे, एक बच्चे का नाम फॉर एग्जांपल मान लो यहां पे तन्वी है और एक बच्चे का नाम है कशिश। अब सारे बच्चे सोच के बोलना एक तन्वी है और एक कशिश है। तन्वी मान लो मेरी रिलेटेड पार्टी है, कशिश मेरी रिलेटेड पार्टी नहीं है। तन्वी को मैंने सामान बेचा, कशिश को सामान बेचा, सोच के बोल देना प्राइस में फ्लक्चुएशन कहां पे पॉसिबल है? तन्वी वाले केस में पॉसिबल है। भाई जो मेरी रिलेटेड पार्टी है, क्या पता अगर मैंने उसको सामान बेचा हो, क्या पता मैंने कम प्राइस पर सामान बेचा हो, क्या पता मैंने प्राइस में फ्लक्चुएशन कर दिया, सारा पैसा है मनी फॉर्म में, बट क्या पता मैंने पैसा ही कम चार्ज किया हो। तो गवर्नमेंट इसलिए कहती है कि अगर ऐसे ऐसे केस हैं तो हमें वैल्यू निकालने की रिक्वायरमेंट है। इसलिए गवर्नमेंट ने चैप्टर बनाया जीएसटी में वैल्यूएशन का कि अगर आपने पैसा मनी फॉर्म में दिया बट हमें लग रहा है कि मनी फॉर्म के अंदर भी सही नहीं दिया, हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
अगर आपने पैसा मनी में दिया, नॉन मनी में दिया, तो नॉन मनी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। अगर आपने पैसा सिर्फ नॉन मनी फॉर्म में दिया तो भी हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर आपने पैसा दिया ही नहीं, विदाउट कंसीडरेशन है और वो काम सप्लाई है, हमें वैल्यू निकालनी है। इसलिए हमें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा वैल्यूएशन का। तो अपने दिमाग में क्लैरिटी लेकर आओ कि जो हम ये चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं वो ऐसे रिवाइज नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए गवर्नमेंट ने चैप्टर बनाया है वैल्यूएशन का। अब बच्चा ये बात कहता, सर एक बात मेरे को बताओ, अब अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो वैल्यूएशन के लिए कोई ना कोई सेक्शन भी होगा। बिल्कुल होगा जी। तो सेक्शन नंबर 15 जो हमारा जीएसटी में है वो हमारा वैल्यूएशन का है, और सेक्शन 15 के टोटल मिलाकर 5 सब सेक्शन हमारे सामने आते हैं जी। एक तो सेक्शन 51 हमारे सामने आएगा, एक 15(2) हमारे सामने आएगा, 15(3) हमारे सामने आएगा, 15(4) हमारे सामने आएगा, 15(5) हमारे सामने आएगा जी। आपके एग्जाम में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा 99% चांस है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बनेगा वो इन तीनों में से बनेगा, 15(1), 15(2), 15(3) में से बनेगा। और आज की क्लास का हमारा टारगेट भी यही है कि 15(1) खत्म करना, 15(2) खत्म करना और 15(3) को हमें रिवाइज करना है। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर 15(1) की वैल्यू में ना 15(2) की वैल्यू जोड़ दोगे और 15(3) की वैल्यू हटा दोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। मतलब सेक्शन 15 में वैल्यू अगर निकालनी है तो 15 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 15(1) में 15(2) को जोड़ दो, 15(3) को हटा दो, तुम्हारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब बच्चा ये बात कह रहा है, सर अगर 1 में 2 को जोड़ दें तो 1 प्लस में 2 इज इक्वल टू 3, फिर 3 में से 3 माइनस कर दें तो बैलेंस आ रहा है 0, तो वैल्यू कैसे निकल के आ रही है? ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि जो भी तुम्हारी सेक्शन 15(1) के अंदर वैल्यू निकल के आई उस वैल्यू में 15(2) की वैल्यू को जोड़ देना और 15(3) की वैल्यू को माइनस कर देना, तुम्हारी बैलेंस वैल्यू जो होगी उस वैल्यू पर जीएसटी लगेगा। बस ये पर ध्यान दो। अब बच्चा ये बात कह रहा है, सर 15(4) कब लगेगा? 15(4) तब लगेगा अगर 15(1) में वैल्यू तुम्हारी नहीं निकल रही तो फिर वैल्यू निकलेगी 15(4) में। वहां पे रूल्स एप्लीकेबल होंगे और रूल नंबर 27 से लेके रूल नंबर 31 तक जो भी आपके रूल्स होंगे वो सारे के सारे 15(4) के अंदर हैं जी। और 15(5) एप्लीकेबल होगा स्पेशल केस में। स्पेशल केस का मतलब कि लॉटरी वाले केस में वैल्यू कैसे निकालनी है, लाइफ इंश्योरेंस वाले केस में वैल्यू कैसे निकालनी है, एयर ट्रेवल एजेंट वाले केस में वैल्यू कैसे निकालनी है। मतलब जो भी आपके स्पेशल केस निकल के आ रहे हैं उन स्पेशल केस में वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करोगे वो सारी की सारी बातें 15(5) के अंदर होंगी। यहां पर रूल नंबर 31A और 32 से लेकर 35 तक जो भी आपके रूल्स होंगे वो सारे के सारे आपके यहां पे निकल के आएंगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये सारा चैप्टर हमारा है 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), ये पांचों सब सेक्शन जो है वो हमारे वैल्यूएशन के हैं। इन दोनों सब सेक्शन में रूल्स की बात होती है और इन तीनों सब सेक्शन के अंदर सेक्शन की बात होती है, इसमें रूल्स की बात नहीं होती। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सबसे पहले जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा हम उसकी बात करते हैं जी। प्रैक्टिकल बनेगा इन तीनों के अंदर से बनेगा, तो सबसे पहले उसकी हम रिवीजन करने जा रहे हैं। सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, सबसे पहले हम वैल्यू किस में निकालेंगे जी? फटाफट से बोल दो, हम वैल्यू किस में निकालेंगे? नहीं, सेक्शन 15(4) और 15(5) सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट सीएस वाले बच्चों के अंदर है, सीएमए वाले बच्चों के अंदर है जी, ठीक है। तो मैं उनको अलग से करवा दूंगा, बट सीए इंटर के अंदर जो है सिर्फ 15(1) है, 15(2) है, 15(3) है, 4 और 5 उनके सिलेबस में नहीं है। बस ये पर ध्यान दो। हमें को सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, पहले वैल्यू किस में निकालेंगे? 15(1) में। 15(1) में क्या जोड़ दोगे? 15(2) जोड़ दोगे। क्या माइनस कर दोगे? 15(3) माइनस कर दोगे। तो अगर 1 में 2 को जोड़ दोगे और 3 को माइनस कर दोगे तो आपकी बैलेंस वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि 15(1) में जो है 15(1) में क्या है जी? अब बहुत ध्यान सुना कि 15(1) क्या कहता है। सेक्शन 15(1) यह बात कहता है कि जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है ना, हम उसी वैल्यू को वैल्यू मान लेंगे। एक बार मेरे पीछे बोलो, मैंने क्या बोला? कि गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है हम उसी वैल्यू को वैल्यू मान लेंगे। एक बार दोबारा बोलो, मैंने क्या बोला? कि 15(1) ये बात कह रहा है कि जो भी तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसी वैल्यू को हम तुम्हारी वैल्यू मान लेंगे। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब होता है प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मैंने आपको त्रिशूल बेचा, ये त्रिशूल मैंने 100 रुपए का बेचा, तो 100 रुपए इज माई ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो 15(1) ने बोला हम तेरी 100 रुपए की वैल्यू को वैल्यू मान लेंगे, बात खत्म। मैंने तुम्हें मोबाइल बेचा 50,000 रुपए का, तो 50,000 रुपए ट्रांजैक्शन वैल्यू है, तो 50,000 को मेरी वैल्यू मान लेंगे 15(1). बस ये बात कहना चाह रहा है। बट अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जो भी तुम्हारी
ट्रांजैक्शन वैल्यू है। हेलो भाई साहब, ओए हेलो, ओए भिंडी, ओ शिमला मिर्च, हेलो इधर 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 इधर, जो भी तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसी वैल्यू को हम तुम्हारी वैल्यू मान लेंगे, बट कब? अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड है। इट मींस अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम तुम्हारी वैल्यू मानेंगे, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू नहीं मानेंगे। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि दो कंडीशन कौन कौन सी है। तो सबसे पहली कंडीशन ये निकल के आ रही है कि बायर एंड सेलर आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन निकल के आ रही है कि प्राइस एक सोल कंसीडरेशन होना चाहिए। मैं दोबारा बोलूंगा, बायर एंड सेलर आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए और प्राइस एक सोल कंसीडरेशन होना चाहिए। अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो 15(1) की वैल्यू को हम तुम्हारी वैल्यू मानेंगे, नहीं तो 15(1) की वैल्यू को वैल्यू नहीं मानेंगे जी। अब बच्चा ये बात कहता है सर बायर एंड सेलर आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं है, चलो बात समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन जो आपने बोली कि प्राइस एक सोल कंसीडरेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 100% पैसा मनी फॉर्म में होना चाहिए। मतलब आपने इसके अलावा कुछ और ना दिया हो, इन काइंड में कुछ ना दिया हो। अगर आपने कुछ भी इन काइंड में दिया है तो 15(1) में तुम्हारी वैल्यू कंप्यूट नहीं हो सकती। अगर 100% पैसा मनी फॉर्म में है एंड बायर एंड सेलर आपस में रिलेटेड पर्सन है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू मानेंगे, नहीं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू नहीं मानेंगे। बस ये पर ध्यान दो जी। तो एक बार चेक करना यहां पे, इधर देखो ध्यान से। अब क्या लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई को किसको मानेंगे? ट्रांजैक्शन वैल्यू को। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या है? प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम तुम्हारी वैल्यू मानेंगे कब? अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली कंडीशन बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड पर्सन, एंड सेकंड कंडीशन है प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन फॉर द सप्लाई। मतलब 100% पैसा मनी फॉर्म में होना चाहिए। इट मींस अगर पैसा मनी में भी है और नॉन मनी के अंदर भी है तो 15(1) के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर तुम्हारा 15(4) एप्लीकेबल होगा। अगर तुम्हें वैल्यू 15(1) में निकालनी है, दोनों की दोनों कंडीशन बैक टू बैक सेटिस्फाइड होनी जरूरी है। बस ये पर ध्यान दो जी। अब मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बोल दो जी, जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव मेरे सामने बैठे हैं, फटाफट से बताओ हमने चैप्टर स्टार्ट कौन सा किया हुआ है? हेलो भिंडी, ओए हेलो कद्दू, ओए इधर इधर। चैप्टर स्टार्ट कौन सा किया हुआ है? वैल्यूएशन। सेक्शन नंबर क्या है? 15। 15 में कितने सब सेक्शन है? 5। कौन कौन से? 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5). हमने क्या देखा? 15(1) में क्या जोड़ना है? 15(2). क्या माइनस करना है? 15(3). क्या निकल कर आएगी? वैल्यू। पहली बात करो 15(1). 15(1) क्या कहता है कि हम तुम्हारी किस वैल्यू को वैल्यू मान लेंगे? ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू मान लेंगे। कितनी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी जरूरी है? 2। पहली कंडीशन बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड पर्सन, एंड सेकंड कंडीशन निकल के आ रही है कि प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू मानेंगे, नहीं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू नहीं मानेंगे। बस ये पर ध्यान दो जी। अब एक बार यहां पे चेक करके बताना जी। देखो अब चेक करो सारे के सारे बच्चे। कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है। कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, कंडीशन 2 सेटिस्फाइड, तो वैल्यू निकलेगी 15(1) में। कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, कंडीशन 2 सेटिस्फाइड नहीं है, या कंडीशन 1 नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन 2 सेटिस्फाइड, या दोनों कंडीशन ही नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर 15(1) एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर तुम्हारी वैल्यू 15(4) में निकलेगी। तुम्हें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और रूल्स तुम्हारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 15(1) सिर्फ एक ही केस में एप्लीकेबल होगा। अगर दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो 15(1) एप्लीकेबल होगी, नहीं तो 15(1) एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब एक बच्चा ये बात कहता है सर 15(1) की वैल्यू को वैल्यू मान लेंगे। चलो बात समझ में आ गई भाई, ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू मान लेंगे, हमें बात समझ में आ गई। बट एक बात मेरे को बताओ, आपने बोला कि इस वैल्यू में हमें कुछ एडिशन भी करने हैं और इस वैल्यू में हमें कुछ डिलीशन भी करने हैं, एक्सक्लूजन भी करने हैं। तो वो इंक्लूजन कौन कौन से हैं और इंक्लूजन क्यों करने हैं, और फिर एक्सक्लूजन कौन कौन से करने हैं और वो क्यों करने हैं, वो सारी बातें 15(2) एंड 15(3) में निकल के आ रही हैं। अब हम यहां पे एक बार चेक करने जा रहे हैं कि अच्छा एक बार एग्जांपल देख लेना जी। यहां पे सारे एग्जांपल नीचे दिए हुए हैं, एक बार चेक करो सारे के सारे बच्चे एग्जांपल देखो। मान लो मिस्टर वीजी ने चिप्स बेचे 10,000 रुपए मिस्टर पीजी को। अब चिप्स का डीलर है, मिस्टर वीजी एंड पीजी आर रिलेटेड पर्सन। सारे बच्चे बोल दो, अगर वीजी और पीजी रिलेटेड पर्सन है तो क्या 15(1) लगेगा? 15(1) एप्लीकेबल होगा ही नहीं, वैल्यू निकलेगी 15(4) में। जाओ रूल्स के पास जाओ, वहां तुम्हारी वैल्यू निकलेगी। अगले पॉइंट पर आओ कि वीजी ने पीजी को चिप्स बेचे, 10,000 रुपए के चिप्स बेचे और पीजी ने बदले में 5,000 रुपए कैश दिया, साथ में गिफ्ट दिया। अब मनी और नॉन मनी, तो मनी और नॉन मनी दोनों है, तो क्या 15(1) लगेगा? नहीं लगेगा, 15(4) एप्लीकेबल होगा। उसके बाद
वीजी ने पीजी को चिप्स बेचा, इसने बदले में कोल्ड ड्रिंक दी, मैंने तुम्हें चिप्स दी है, बदले में तुमने मुझे कोल्ड ड्रिंक दी, क्या 100% पैसा मनी फॉर्म में है? नहीं है, तो 15(1) यहां पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, 15(4) एप्लीकेबल होगा, रूल्स के पास जाना पड़ेगा, वैल्यू वहां पे निकलेगी। उसके बाद वीजी ने पीजी को चिप्स बेचे और बदले में 10,000 रुपए की एनईएफटी कर दी। अब 100% पैसा मनी फॉर्म में है और ये दोनों रिलेटेड पर्सन भी नहीं है, अब जाके 15(1) यहां पे एप्लीकेबल होगा। रीजन क्योंकि दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, बस ये पर ध्यान दो। तो आई होप अब तो आपको कंडीशन रट चुकी होंगी, अब तो आपके रोम रोम में कंडीशन बस गई होंगी। अगर कोई तुमसे बाहर ही पूछ ले, हेलो भाई साहब एक बात बताना, ये जो जीएसटी में चैप्टर है वैल्यूएशन का, तो किस वैल्यू को वैल्यू मानते हैं? मुंह से क्या निकलेगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू। फिर वो पूछेगा यार ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू कब मानते हैं? आप क्या बोलोगे? 2 कंडीशन। वो बोलेगा कौन कौन सी? पहली कंडीशन, बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड पर्सन, एंड सेकंड कंडीशन, प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो 15(1) की वैल्यू को लगाना, नहीं तो 15(1) एप्लीकेबल नहीं होगा, 15(4) एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। अब हमें यहां पे चेक करनी है कि कौन कौन सी चीजें हमें 15(2) में ऐड करनी है 15(1) की वैल्यू में। देखो यहां पे क्या लिखा है, कह रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन अंडर सेक्शन 15(1) शेल इंक्लूड, कि जो भी आपने वैल्यू 15(1) में निकाली है उस वैल्यू में ना ये 5 चीजें आप ऐड कर देना। भाई जो भी आपने वैल्यू 15(1) में निकाली है उस वैल्यू में 15(2) की ये 5 आइटम्स को ऐड कर देना, तब जाके तुम्हारी वैल्यू निकल के आएगी, बस ये पर ध्यान दो। अब बस ये देखना इनमें से 5 इंक्लूजन कौन कौन सी है। सबसे पहली इंक्लूजन गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, फर्स्ट इंक्लूजन, कि ऐसा कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी सेस, कोई भी फीस, कोई भी चार्जेस जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ उसको तुम्हें वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी फीस, कोई भी सेस, कोई भी चार्जेस जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ उसको तुम्हें वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। बच्चा कह रहा है सर ये समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हो गाबा सर? अगर थोड़ा सा हो सके आप डिटेल में समझा दो। माना रिवीजन क्लास है, बट आपकी रिवीजन क्लास भी कई बार हमें रेगुलर ही लगती है, कसम लगे माता रानी की फील ही नहीं होता रिवीजन चल रही है। पता नहीं आप इसे रिवीजन कैसे कह देते हो, अगर ये रिवीजन है तो रेगुलर में क्या ही किया होगा आपने। तो एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है। सर एक बात मेरे को सोच के बताना, तुम जीएसटी में आईटीसी किसका क्लेम कर सकते हो? क्या तुम कस्टम ड्यूटी का आईटीसी जीएसटी में क्लेम कर सकते हो? सारे बच्चे बोल दो, क्या तुम कस्टम ड्यूटी का आईटीसी जीएसटी में क्लेम कर सकते हो? कस्टम ड्यूटी का आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते। क्या तुम म्युनिसिपल टैक्स का आईटीसी जीएसटी में क्लेम कर सकते हो? नहीं क्लेम कर सकते। क्या तुम इंपोर्ट ड्यूटी का आईटीसी जीएसटी में क्लेम कर सकते हो? नहीं क्लेम कर सकते। क्या तुम स्टैंप ड्यूटी का आईटीसी जीएसटी में क्लेम कर सकते हो? नहीं क्लेम कर सकते। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, अब जब भी तुम कोई सामान परचेज करके आते हो तो क्या जरूरी है कि उसकी परचेज पर आपने सिर्फ जीएसटी दिया हो? नहीं। हेलो ओए शिमला मिर्च, एक बात बता, जब भी तुम सामान परचेज करके आते हो तो क्या जरूरी है कि उसकी परचेज पर आपने सिर्फ जीएसटी दिया हो? ऐसा जरूरी तो नहीं है। मान लो अगर वो सामान आपने बाहर से इंपोर्ट किया तो क्या पता आपने जीएसटी के साथ में कस्टम ड्यूटी भी दी होगी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, बाहर से आपने एक सामान इंपोर्ट किया, 80 रुपए का सामान था, 10 रुपए का उसके ऊपर आईजीएसटी लग गया और 10 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी लग गई। अब सोच के बोल देना 80 रुपीज का सामान, 10 रुपए का आईजीएसटी, 10 रुपए का कस्टम ड्यूटी। अब अगर मैं तुमसे पूछूं इस सामान की वैल्यू कितनी है, तो ऑब्वियस सी बात है 10 रुपए का तो तुम आईटीसी क्लेम कर लोगे। अब अगर 10 रुपए का आईटीसी क्लेम कर लोगे, बट जो 10 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी है, क्या तुम उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो? क्या इस 10 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी का तुम आईटीसी क्लेम कर पाओगे? नहीं क्लेम कर पाओगे। जब तुम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे तो क्या तुम 10 रुपए इसमें जोड़ोगे? नहीं जोड़ोगे, बिल्कुल जोड़ोगे। जब 10 रुपए आप इसको जोड़ोगे तो 15(2) की पहली इंक्लूजन यही बात कहना चाह रही है कि ऐसा कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी सेस, कोई भी फीस, कोई भी चार्जेस जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ। सबस्यूम होने का मतलब होता है मर्ज। मैं दोबारा बोलूंगा, सबस्यूम होने का मतलब होता है मर्ज, मतलब ऐसा कोई भी टैक्स जो जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ। तो सारे बच्चे बता देना, क्या जीएसटी आने के बाद सारे टैक्स खत्म हो चुके हैं? ये अभी भी कई टैक्सेस हैं। बिल्कुल हैं जी। याद करो हमने जीएसटी की स्टार्टिंग वाली क्लासेस में लिखा भी था कि टैक्सेस नॉट सबस्यूम अंडर जीएसटी। तो जो जो टैक्सेस जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए, अगर वो टैक्स तुम्हें क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो वैल्यू में ऐड करने पड़ेंगे। रीजन क्योंकि तुम उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अगर आईटीसी क्लेम ही नहीं करोगे तो वो तुम्हारी वैल्यू का पार्ट बनेंगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है?
क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है जी। सीमोम स्टार्टिंग वाली क्लास में आपको ये सारे एग्जांपल हम दे चुके हैं कि ऐसे कौन कौन से टैक्स हैं जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए। याद करो बचपन वाली क्लास में, आज हमारी 30वीं क्लास है, 30th क्लास का मैंने वादा किया था कि जीएसटी में रिवाइज कराऊंगा, बट 30 क्लास में हमारा जीएसटी रिवाइज हुआ नहीं है। बट कोई बात नहीं, बट मेरे को याद है मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास के अंदर कहा था कि बहुत सारे टैक्स ऐसे हैं जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए। तो जितने भी टैक्स ऐसे हैं जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए, अगर वो तुम्हें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तुम्हें वैल्यू में ऐड करके आना है, रीजन उसका आईटीसी मिलेगा नहीं, तो गवर्नमेंट ने कहा वो सभी टैक्स, सभी ड्यूटी, सभी सेस, सभी चार्जेस, सभी फीस जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए, उसको तुम्हें वैल्यू में जोड़ना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो पहला इंक्लूजन तो ये निकल के आ रहा है कि सभी टैक्सेस वो हमें जोड़ने पड़ेंगे जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए। इसके मैं एग्जांपल आगे जाके दूंगा जी, ये लो। अगर एग्जांपल किसी को देखने हैं तो मैं एग्जांपल यहां पे देख लो जी। कई बच्चे कहते हैं सर एग्जांपल बता दो, तो आपको दिखा दो, ये लो एग्जांपल। ये सारे टैक्स ऐसे हैं जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए। अगर इसमें से कोई भी टैक्स अगर तुम्हें दिया होगा तो वैल्यू में ऐड कर देना, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो देख लो यहां पर एक बार इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया, सेफगार्ड ड्यूटी हो गया, अदर कस्टम ड्यूटी हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, टोल टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, म्युनिसिपल टैक्स हो गया, स्टैंप ड्यूटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी टबैको हो गया, एटसेट्रा। ये सभी टैक्स ऐसे हैं जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए। अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिए होंगे, ये सब तुम्हें वैल्यू में ऐड करके आने पड़ेंगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? यस, प्लेलिस्ट मैंने टेलीग्राम पे शेयर की हुई है, एक बार दोबारा से प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, कोई बात नहीं। डन, इसको लॉक कर दें। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब नेक्स्ट इंक्लूजन कौन सा होगा जी? अब सेकंड इंक्लूजन चेक करो। सेकंड इंक्लूजन क्या है जी? सेकंड इंक्लूजन समझो, सेकंड इंक्लूजन क्या है? सेकंड इंक्लूजन गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि ऐसा कोई भी खर्चा जो एक्चुअल में सप्लायर का था बट सप्लायर के बिहाफ पे रिसीवर ने पे कर दिया, तो वो सारे खर्चे भी हम वैल्यू में जोड़ेंगे। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा, ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो सप्लायर का था बट सप्लायर के बिहाफ पे अगर रिसीवर ने पे कर दिया, वो सारे के सारे खर्चे हम वैल्यू में जोड़ेंगे। अब जो रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे, याद करो, अगर आपको याद आ रहा हो, इस पॉइंट के ऊपर मैंने कम से कम आधा पौना घंटा लगाया था और आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था। याद करो वो बर्थडे गिफ्ट वाला, मैंने कहा था एक दुकान पे गए, पैकिंग, रीपैकिंग, स्पेशल पैकिंग, अगर आपको याद आ रहा हो। बट उतना टाइम तो नहीं मैं लगा पाऊंगा, बट इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं और समझाता हूं, ये पॉइंट एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। ये पॉइंट का एक्चुअल में मतलब ये है, ध्यान सुनो, इस पॉइंट का मतलब क्या है। जैसे मान लो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं सप्लायर हूं और तुम रिसीवर हो। बहुत ध्यान सुनना जी। मान लो मैं सप्लायर हूं और तुम रिसीवर हो। ये मान लो सप्लायर है और ये मान लो रिसीवर है। ठीक है जी, मैं सप्लायर और तुम रिसीवर हो, अगर आपको याद आ रहा हो। अब मैं हूं सप्लायर, तुम हो रिसीवर। तुम मेरी दुकान पे सामान लेने के लिए आए। तुमने बोला साहब ये सामान कितने का है? मैंने बोला साहब ये सामान जो है वो 20,000 रुपए का सामान है। तुमने बोला साहब ये घर में डिलीवर करवा दोगे? मैं कहा टेंशन मत, तो मैं घर में डिलीवर करवा दूंगा। जब मैंने बोला कि मैं ये सामान घर में डिलीवर करवा दूंगा, इसका मतलब क्या है कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेरी होगी या तुम्हारी होगी? सारे बच्चे बताओ जी, सारे बच्चे फटाफट से बोल दो। जब मैंने बोला कि मैं ये सामान डिलीवर करवा दूंगा, तुम्हारे घर में डिलीवर करवा दूंगा, तुमसे कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं करूंगा, तो ये ट्रांसपोर्टेशन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सप्लायर की है, रिसीवर की है? ऑब्वियस सी बात है, सप्लायर की है। और अगर ट्रांसपोर्टेशन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की है, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा होगा वो सारा कौन बियर करेगा? सप्लायर बियर करेगा, तुम तो नहीं बियर करोगे जी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। पक्का पक्का। अब सुनो ध्यान से जी। अब मैंने बोला सामान 20,000 रुपए का है और जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो मैं बियर करूंगा, तुम बियर नहीं करोगे जी। अब यहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है, मान लो वो आ रही है जी फॉर एग्जांपल 500 रुपए की है। मान लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो 500 रुपए की है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक बात सोच के बताओ, जब मैंने बोला कि मैं तुम्हारे घर में सामान डिलीवर करूंगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 500 रुपए की है, तुम्हें क्या लग रहा है? इस 20,000 में क्या मैंने कहीं ना कहीं ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जोड़ रखी होगी, नहीं जोड़ रखी होगी? तुम्हें क्या लग रहा है, इस 20,000 में क्या ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी मैंने जोड़ रखी होगी, नहीं जोड़ रखी होगी? बताओ सारे बच्चे बताओ। तुम्हारे दिल में जो आएगा बस तुम बोलते रहो। क्या मैंने 20,000 में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जोड़ रखी है, नहीं जोड़ रखी है? बिल्कुल सही बात है, जोड़ रखी होगी। सर मैं अपनी जेब से क्यों दूंगा?
मैं अपनी जेब से क्यों दूंगा, सिंपल सी बात है भाई, मैं तो अल्टीमेटली तुमसे ही चार्ज करूंगा ना, तो मैंने अलग से नहीं बताई होगी, मैंने 20,000 में इंक्लूड कर रखी होगी, तो अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली 19,500 रुपए की वैल्यू है इस सामान की और 500 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन, तो 20,000 रुपए का टोटल प्राइस है। अब मेरे को रिसीवर ने बोला ऐसा करते हैं जीएसटी बचाते हैं। मैं कहा अच्छा, मैं कहा तू गाबा सर का स्टूडेंट है क्या? कह रहा हाँ, उनकी क्लास में देखता हूँ, त्रिशूल बैच देखता हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं कहा बता जीएसटी कैसे बचाएगा? कह रहा सुनना, देख तेरी 500 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तूने इस वैल्यू में ऐड कर रखा है, तो ऐसा करता हूं मैं तुझे 19,500 रुपए दे देता हूं और तेरे बिहाफ पे 500 रुपए मैं ट्रांसपोर्टेशन वाले को दे दूंगा, तो तू मेरे से 19,500 रुपए ले ले, जीएसटी लगेगा 19,500 पर। मैं कहा यार बात तो सही है, मैं कहा बात तो बिल्कुल सही है भाई, अगर मान ले तू मेरे को 19,500 देगा, मैं तुझे 19,500 का इनवॉइस दूंगा, जीएसटी लगेगा 19,500 पर, अभी लग रहा है 20 पर। तो मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, तुम्हें क्या लग रहा है, क्या ये ट्रांसपोर्टेशन खर्चा मतलब इसकी पेमेंट करने की लायबिलिटी मेरी थी या रिसीवर की थी? क्या ये 500 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी रिसीवर की थी? ऑब्वियस सी बात है मेरी थी, बट मेरे बिहाफ पे पे किसने कर दी? रिसीवर ने पे कर दी। तो गवर्नमेंट ने कहा ये काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ने कहा जहां से तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहां पे हमारी सोच शुरू होती है। तो सुनो, इधर सुन, जो तेरा प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल है 19,500 ट्रांजैक्शन वैल्यू, हम उसमें वो सारे खर्चे जोड़ देंगे जिसमें सप्लायर लायबल था, बट पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की थी, बट पे कर दिया तूने, तो वो सारे खर्चे हम तेरी उसमें जोड़ देंगे और जीएसटी जो लेंगे वो 20 पर लेंगे, 19,500 पे नहीं लेंगे जी। तो गवर्नमेंट एक्चुअल में ना 15(2) में ये कहना चाह रही है, और बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में सप्लायर के होते हैं, बट उसके बिहाफ पे रिसीवर पे कर देता है। अगर कोई ऐसा खर्चा तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो सारे के सारे खर्चे आपको जोड़ने पड़ेंगे। जब कल वाली क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आपको दिखाऊंगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में दिया होगा तुम्हें कि ये खर्चा सप्लायर का है, पे किया रिसीवर ने, बताओ क्या करेंगे? वो सारा खर्चा ऐड कर देंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो। अभी तक हमने 2 इंक्लूजन कर दी। अभी तक हमने कितनी इंक्लूजन कर दी? 2। बताओ पहली कौन कौन सी की है? सारे बच्चे बोलो जी, पहली कौन कौन सी की? फटाफट से बोलो, पहली इंक्लूजन कौन सी की है? पहली इंक्लूजन सबसे पहला हमने कौन सा ऐड किया? फर्स्ट हमने ऐड किया ऐसा कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी सेस, कोई भी फीस, कोई भी चार्जेस जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं होगा, वो सब वैल्यू में ऐड कर देंगे। दूसरा फिर गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा कोई खर्चा जो एक्चुअल में सप्लायर का है बट उसको पे कर दिया रिसीवर ने, वो सारे खर्चे भी हम सप्लायर की वैल्यू में ऐड करेंगे, उस पे जीएसटी लेंगे। सेकंड पॉइंट ये निकल के आ रहा है जी। अब तीसरा सुनो, तीसरा क्या जी? थर्ड पॉइंट सुनो जी। थर्ड पॉइंट, फिर तो गवर्नमेंट की सोच हमसे बहुत पीछे है। हाँ मरिंदर की हाल चाल मेरे बच्चे? बढ़िया काके। अब वीडियो लाइक कर दिया करो, पर कमेंट भी नहीं आना, मैं देखना अमरिंदर किथे, अमरिंदर किथे, अमरिंदर गायब रहता है। कई सारे बच्चे लाइव चैट च मेरे को विखदे ने और कमेंट भी नहीं करते, बड़े नालायक बच्चे हो गए ने। वैसे कुछ नहीं फायदा फैमिली वैमिली कहन दा बच्चों नूं, एवें फैमिली बोलते रहने। असी नालायक है, असी नालायक है, असी, तुसी नालायक नहीं हो, तुसी बहुत इंटेलिजेंट हो, असी नालायक है बस। हाँ जी, तो 2 इंक्लूजन हमने यहां पे कर दिए, नहीं 2 इंक्लूजन हमने कर दिए। पहला तो वही टैक्स हो गया, और दूसरा फिर कौन सा हो गया? जो खर्चा सप्लायर का है उसके बिहाफ पे रिसीवर पे करे, वो भी जोड़ दो। तीसरा सुनो, तीसरा गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि कोई भी अगर इंसिडेंटल खर्चा है या एंसिलरी खर्चा है, वो सारे के सारे खर्चे हम ऐड करेंगे। इट मींस अगर कोई खर्चा इंसिडेंटल है, एंसिलरी है, जो सप्लाई से रिलेटेड है, वो सारे खर्चे भी हम वैल्यू में ऐड करेंगे। अब बच्चा कह रहा है सर इसका आप हमें एग्जांपल क्या दे सकते हैं? कि पहली बात तो मैं ये बताओ इंसिडेंटल का मतलब क्या होता है, मतलब एंसिलरी का मतलब क्या होता है? एंसिलरी का मतलब होता है कि जो सप्लाई से कनेक्टेड खर्चे होते हैं, जो सप्लाई के साथ साथ चलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप एक दुकान पर सामान लेने के लिए गए, तो आपने एक सामान लेने के लिए, मान लो करवा चौथ का व्रत था, अब आप में से भी कई बच्चों ने व्रत रखा होगा, तो आपने भी कल मेहंदी देखी होगी, वो उसने बोला होगा, नोनू ने बोला होगा, देख सोनू देख मैंने मेहंदी लगाई है, ढूंढ ना मेरा नाम कहाँ पे है। तो फिर मोनू ने बोला होगा, ये रहा, ये देखिए नाम लिखा है मेरा राजू, ठीक है। तो फिर किसी ने बोला होगा, देख मेरी मेहंदी रंग ही नहीं लाई,
कहते हैं जिसकी मेहंदी रंग लाती है वो सामने वाला बंदा बहुत प्यार करता है, ठीक है। फिर उस सामने वाले ने बोल दिया होगा मेहंदी का क्या, मेहंदी तो रंग लाती है, टूट के डाल से हाथों में बिखर जाती है, मेहंदी का क्या, मेहंदी तो रंग लाती है। उसने भी शायरी आगे से बोल दी। उसने कहा नहीं नहीं ये वो, तो अब क्या हुआ, अब वो अपना करवा चौथ का व्रत था जी। तो फिर एक बच्चा मेरी दुकान पर आया, मतलब जो भी जिसने व्रत रखा होगा, आप में से भी कईयों ने रखा होगा, तो वो मेरी दुकान पर आया तो कह रहा है सर मेरे को ना अपना गिफ्ट चाहिए। मैं कह रही किसके लिए गिफ्ट चाहिए? कह रहा अपनी बेबी के लिए गिफ्ट चाहिए, सजना है मुझे सजनी के लिए, सॉरी सजनी ने सजना है सजना के लिए। तो मैं कहा अच्छा जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा जी ये बिंदी है, ये लिपस्टिक है, ये मैनीक्योर की किट है, ये पेडीक्योर की किट है। कह रहा दे दो अच्छी लग रही है। तो मैंने इसको दे दी। मैं कहा पता कितने की है? मैं कहा 10,000 रुपए की किट है। कह रहा कोई बात नहीं, 10,000 रुपए की कोई दिक्कत थोड़ा है, पैसे की कमी नहीं है। ला गाबे 10,000 रुपए पकड़ और ला बिंदी लिपस्टिक और मैनीक्योर और पेडीक्योर की किट मेरे को दे जी। मैंने उसको दे दी जी। अब वो हाथ में लेके जा रहा है, ये बिंदी हाथ में लेके जा रहा है, लिपस्टिक हाथ में लेके जा रहा है, मैनीक्योर लेके जा रहा है और पेडीक्योर लेके जा रहा है जी, ठीक है नी। अब क्या हुआ, फिर रास्ते में उसे मिल गया। उसने कहा यार ये क्या कर रहा है यार तू, इसकी कोई पैकिंग तो करवा ले, वो इतना प्यारा तो गिफ्ट दे रहा है, पैकिंग करवा। तो उसने बोला हाँ यार पैकिंग तो रह गई है। फटाफट मेरे पास आया, कह रहा पैकिंग वैकिंग कर सकते हो? मैं कहा पैकिंग कर देंगे। मैं कहा बट पैकिंग के ना पैसे अलग लगेंगे। कह रहा हाँ कोई बात नहीं, पैकिंग के पैसे अलग ले लेना। भैया भैया वो वाली पैकिंग करना, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा। और लास्ट में वो देखे और वो बोले वाह राजू, ओ माय गॉड। कई बार ऐसा होता है ना। अच्छा कईयों की एक्टिंग, तुम देखिए एक्टिंग कैसे होती है, उनको पता होता है बॉक्स में क्या है, बट एक्टिंग ऐसे नहीं, कोई पता ही नहीं है। हो अबे नालायक कहीं के, तेरे सामने हमने गिफ्ट लिया, अभी तुझे पता है हमने गिफ्ट लिया, ड्रामेबाज कहीं के हो, क्या मतलब होता है बे? बट ऐसा कई लोग करते हैं दिखाने के लिए कि वो मेरे को तो पता ही नहीं था तुम मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हो। तो अब मैंने कहा पैकिंग अलग कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 रुपए पैकिंग के लगेंगे। अब मेरा पूरी क्लास से बस एक क्वेश्चन है, जो 1000 रुपए पैकिंग के लिए जा रहे हैं, क्या सोच के बोल देना, क्या ये सप्लाई की वैल्यू में ऐड करेंगे नहीं करेंगे जी? क्या ये 1000 रुपए हम सप्लाई की वैल्यू में ऐड करेंगे नहीं करेंगे? फटाफट से बोल दो, जल्दी बोल दो। क्या ये 1000 रुपए हम सप्लाई की वैल्यू में ऐड करेंगे नहीं करेंगे? फटाफट से बोलो, जल्दी बोलो फटाफट से जी। क्या ये 1000 रुपए सप्लाई की वैल्यू में ऐड करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल ऐड करेंगे, 100% ऐड करेंगे। गवर्नमेंट कह रही कोई भी इंसिडेंटल खर्चा, कोई एंसिलरी खर्चा, ये सब हम वैल्यू में ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल पैकिंग हो गया, रीपैकिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, इंस्पेक्शन खर्चे हो गया, ट्रांसपोर्टेशन वाले खर्चे हो गया, इंश्योरेंस वाले खर्चे हो गया, प्री इंस्पेक्शन चार्जेस हो गया, कमीशन हो गया, ये जो भी तुम्हारे सप्लाई से रिलेटेड खर्चे होंगे ना, सब हम वैल्यू में ऐड करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। तो देखा रही यहां पे थर्ड पॉइंट, देखो थर्ड पॉइंट में क्या इंक्लूजन है जी, एक बार चेक करो थर्ड पॉइंट में गवर्नमेंट ने क्या इंक्लूजन किया है। तो गवर्नमेंट कह रही है इंसिडेंटल एंसिलरी एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू दी सप्लाई, ये भी आपको वैल्यू में ऐड करने हैं। पॉइंट नंबर 3 ये बात कहना चाह रहा है, बस ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का? क्या इसको लोग कर सकते हैं? तो ये तीनों के तीनों पॉइंट हमें वैल्यू में ऐड करने पड़ेंगे। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 4 क्या कहना चाह रहे हैं। अब चेक करो पॉइंट नंबर 4 में गवर्नमेंट क्या कह रही है। पॉइंट नंबर 4 के अंदर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, जैसे मान लो वो बच्चा मेरे पास आया तो उसने बोला कि अपना सर ये गिफ्ट तो मैं लेके जा रहा हूं बट मेरे पास ना पैसे नहीं है। आपने कितने बोला? 10,000 रुपये बोले ना। तो सर 10,000 रुपये तो नहीं है, ऐसा करो ये 1,000 और ये 2,000। सर ये 2,000 रुपये ना आप मुझसे ले लो, 1,000 और ये 2,000 रुपये ना आप मुझसे ले लो, ये लो। ऐसा करो 2,000। ऐसे ऐसे नालायक कहीं के चोर। बच्चा कह रहे लाओ लाओ, कैमरा टूट जाएगा बेटे, लैपटॉप टूट जाएगा, पैसे नहीं आएंगे, वर्चुअल के अंदर पैसे ट्रांसफर नहीं होते। ये ले ले ले, खींच ले, खींच खींच ना, करना। करता क्यों नहीं है? लेना पैसे, पकड़ना। क्यों नहीं पकड़ पा रहा पैसे, नालायक कहीं का। तो उसने मेरे को 2,000 रुपये दिए। तो कह रहा है साहब 8,000 रुपये मैं ना, आप लिख लो, मैं आपको अगले महीने की 30 तारीख को 8,000 रुपये दे दूंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार। मैं कहा जितना मतलब मैं तेरे को देख पा रहा हूं, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, कोई बात नहीं, मैं तेरे से 8,000 रुपये उधार कर देता हूं जी।
मैंने 8,000 रुपये उधार कर दिए। अब अगर 8,000 रुपये उधार कर दिए, अगले महीने की 30 तारीख आ गई, इस बंदे ने मुझे पे नहीं किया, और मैंने इसे पहले ही कहा था कि अगर तू पेमेंट करने में डिले करेगा ना तो मैं 100 रुपये पर डे की लेट फीस चार्ज करूंगा। अब इसने मुझे 15 दिन का डिले किया और 15 दिन की लेट फीस चार्ज की, 15 × 100, 1500 रुपए की मैंने लेट फीस चार्ज की। तो सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, 1500 रुपए की मैंने लेट फीस चार्ज की है, या जो मैंने इंटरेस्ट चार्ज की है, क्या वो इंटरेस्ट और लेट फीस पर भी गवर्नमेंट जीएसटी एप्लीकेबल करेगी, नहीं करेगी? फटाफट से बोल दो, क्या जो 1500 रुपए की लेट फीस मैंने चार्ज की है, क्या इस लेट फीस और इंटरेस्ट पर गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज करेगी, नहीं चार्ज करेगी? यस या नो? बिल्कुल चार्ज करेगी। तो पॉइंट नंबर 4 ये बात कहना चाह रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 ये बात कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी लेट फीस, कोई भी पेनल्टी अगर डिले पेमेंट के लिए है, उसको हमें वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 ये बात कहना चाह रहा है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी? तो मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, कितने इंक्लूजन हमें करने हैं? 5। कितने हमने कर लिए? 4। दोबारा बोलो, टोटल कितने करने हैं? 5। कितने हमने कर लिए? 4। एक बार सारे बच्चे फटाफट से मेरे को 4 के 4 रिवाइज कराओ कि 4 पॉइंट हमने कौन कौन से ऐड किए। पहला, ऐसा कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी फीस, कोई भी सेस, कोई भी चार्जेस जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ, उसको हमें वैल्यू में जोड़ना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो सप्लायर का है, उसके बिहाफ पे रिसीवर ने पे कर दिया, उसको भी जोड़ना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 ये है। पॉइंट नंबर 3, गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि ऐसा कोई खर्चा जो इंसिडेंटल है, एंसिलरी है, जो सप्लाई से रिलेटेड है, उसको भी वैल्यू में जोड़ना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 ये। फिर पॉइंट नंबर 4 ये बात कहना चाहती है कि अगर कोई भी इंटरेस्ट है, कोई लेट फीस है, कोई पेनल्टी है जो डिले पेमेंट के लिए चार्ज की गई है, उसको भी वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो 15(1) की वैल्यू में ऐड करनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट बस ये बात कहना चाह रही है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ आ रही है? अब है सबसे खतरनाक मैं कह रहा हूं, बिल्कुल ही खतरनाक, वो है 5वां पॉइंट। भाई साहब, ये हमारा 5वां पॉइंट है जिसमें बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं, और बच्चा इसी पॉइंट के अंदर मार खाता है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वो सारे पॉइंट सही कर देता है, बट उसको ये पॉइंट समझ में नहीं आता जो हमारा सब्सिडी वाला पॉइंट है। अब ये समझो, गवर्नमेंट कहना क्या चाह रही है? गवर्नमेंट कह रही है हम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? तो गवर्नमेंट ने बोला सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सेप्ट सब्सिडी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इट मींस अगर कोई सब्सिडी तुम्हें स्टेट गवर्नमेंट से मिली है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है, उसको तुम्हें ऐड नहीं करना। अदर देन गवर्नमेंट वाली अगर कोई भी सब्सिडी है, उसको तुम वैल्यू में ऐड करोगे। बस ये पर ध्यान दो। अब थोड़ा सा ना इस पॉइंट को समझना, मैं इस पे टाइम लगाना चाहता हूं। ये पॉइंट है क्या? रेगुलर बैच जितना तो टाइम नहीं लगा पाऊंगा, बट मैं तुम्हें समझा दूंगा, इतना मेरा तुमसे वादा है। रिवीजन क्लास के अंदर तुम्हें समझ में आ जाएगा, और जब कल हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, मेरा तुमसे वादा है तुम कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे अगर तुमने अभी इस पॉइंट को समझ लिया। ये समझो पहले पॉइंट क्या है, ये पहले समझो ये पॉइंट का मतलब क्या है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो एक आइटम है, ये आइटम है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमारा बैच का नाम क्या है? त्रिशूल बैच। तो एग्जांपल लेते हैं त्रिशूल का। मान लो मेरे पास एक त्रिशूल है, ठीक है, मेरे पास एक त्रिशूल है। इस त्रिशूल का प्राइस जो है ना, वो 100 रुपए का प्राइस है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अब जिस बच्चे को भी आज तक इसमें दिक्कत आई है, मैं तुम्हें रिवीजन क्लास में समझा दूंगा, तुम लाइफ में कभी भूल नहीं पाओगे अगर तुमने अगले 10 से 15 मिनट यहां पर मेरे को दे दिए। बस नहीं तो पूरी जिंदगी लगे रहना, ये पॉइंट तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा, हर बार तुम क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो मान लो एक त्रिशूल जो है वो 100 रुपए का त्रिशूल है जी। अब 100 रुपए का त्रिशूल है, और चाइना वाले इस त्रिशूल को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना से ये त्रिशूल जो आता है वो आता है 70 रुपए का, और इंडिया वाले त्रिशूल को बना रहे हैं 100 रुपए का। अब गवर्नमेंट चाहती है आप ये त्रिशूल को बेचो, अच्छे से बेचो, इस त्रिशूल की अच्छे से सेल होनी चाहिए, ये इंडिया से बाहर बिकना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है? इंडिया वालों की कॉस्ट आ रही है 100 रुपए और चाइना वालों की कॉस्ट है 70 रुपए। वो 70 के बेस पे सेल करते हैं, हम 100 के बेस पे सेल करते हैं, कोई हमारा त्रिशूल लेता ही नहीं है। और गवर्नमेंट इस त्रिशूल को प्रमोट करना चाहती है कि हम चाहते हैं ये त्रिशूल बिके, ताकि प्राइस कम हो, लोग इसको लें। बट प्राइस कम कैसे हो? वो बंदा कह रहा है प्राइस कम कर ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट ने कहा टेंशन मत लो। गवर्नमेंट ने कहा हम ऐसा करते हैं, हम तुम्हें
इस त्रिशूल के ऊपर 20 रुपए की सब्सिडी देते हैं जी। हम तुम्हें 20 रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। यह सब्सिडी मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी कि 20 रुपए की हम तुम्हें सब्सिडी दे रहे हैं जी, ठीक है जी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब 20 रुपए की गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी दे दी तो अब ये प्राइस कितना हो गया जी? 100 में से 20 रुपए चले गए, अब ये प्राइस हो गया 80 रुपए का प्राइस हो गया जी। अब ये प्राइस कितने का हो गया? 80 रुपए का प्राइस हो गया। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि ये प्राइस 80 रुपए का प्राइस है? अच्छा एक बात और बताओ, ये 100 रुपए का प्राइस आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ सब्सिडी है या बिफोर गिविंग द इफेक्ट ऑफ सब्सिडी है? बताओ सारे बच्चे बताओ जी, मेरे को सारे के सारे बच्चे बताओ कि ये 100 रुपए का प्राइस जो है ये आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ सब्सिडी है या बिफोर गिविंग द इफेक्ट ऑफ सब्सिडी है? तो भाई साहब ये 100 रुपए का प्राइस जो है ये 100 रुपए का प्राइस है बिफोर गिविंग द इफेक्ट ऑफ सब्सिडी, मतलब इसमें अभी सब्सिडी का इफेक्ट नहीं गया है, तो ये 100 रुपए का प्राइस है, ठीक है जी। अच्छा, ये 80 रुपए का प्राइस जो है, जो यहां पर 80 रुपए का प्राइस है, ये 80 रुपीज का प्राइस क्या है जी? सारे बच्चे बोलो, ये 80 रुपीज का प्राइस क्या है? ये है आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ सब्सिडी। पहले बताओ ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कि ये 100 रुपए का प्राइस बिफोर गिविंग द इफेक्ट है और 80 रुपए का प्राइस जो है वो आफ्टर गिविंग द इफेक्ट है। अच्छा, क्या मैं इस 100 रुपए को बिफोर सब्सिडी भी कह सकता हूं? यस कह सकता हूं। क्या मैं इस 80 रुपए को नेट ऑफ सब्सिडी भी कह सकता हूं? मेरे को हां बोलते रहो सर, मेरे को सारे बच्चे हां बोलो तभी मेरे को समझ में आएगा तुम्हारे पल्ले पड़ रहा नहीं पड़ रहा। क्या मैं 80 रुपए के प्राइस को नेट ऑफ सब्सिडी कह सकता हूं नहीं कह सकता? अगर यस तो मेरे को सारे बच्चे यस लिख के बताएंगे। क्या मैं इस प्राइस को नेट ऑफ सब्सिडी कह सकता हूं नहीं कह सकता? जल्दी बोलो यस या नो। कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं जी, बिल्कुल कह सकता हूं। इसको मैं क्या कह सकता हूं? नेट ऑफ सब्सिडी। नेट ऑफ सब्सिडी का मतलब ये होता है कि इसमें से सब्सिडी माइनस कर दी गई है। चलो अच्छा, अब यहां पे प्राइस है, नेट ऑफ का मतलब होता है भाई इसमें सब्सिडी माइनस है। सीधी नेट का मतलब क्या है? नेट ना, मतलब ग्रोस में से सब्सिडी माइनस कर दी तो नेट हो गया ना। ऐसे यार ये देखो, मैं पहले उम्मीद कर देखो इस बैच को ये उम्मीद मत लेके चलना कि रेगुलर बैच है। मैं आपको बता रहा हूं सर, कहीं आप सोच रहे हो कि रेगुलर बैच है, मैं बता रहा हूं इसमें रिवीजन मैं करवा रहा हूं, तो कोशिश करो इस बातों को समझने की, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, 100 में से 20 रुपए चले गए, 80 रुपए रह गए, तो 80 रुपए तो नेट हो गए ना। 80 रुपए क्या हो गए? नेट हो गए। तो ये ऑब्वियस बात है, ये प्राइस क्या है? ये प्राइस है नेट ऑफ सब्सिडी, मतलब सब्सिडी माइनस करने के बाद ये प्राइस आ रहा है 80 रुपए का, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा, अब ये 80 रुपए का प्राइस है, तो अब क्या हुआ? एक बंदा और आया, एनजीओ निकल के आ गया बीच में से, एक एनजीओ कहती कि मैं तुम्हें ये लो, मैं तुम्हें 10 रुपए की सब्सिडी और देती हूं। एक एनजीओ निकल कर आई, एक ट्रस्ट निकल कर आया, उसने बोला ले मैं तुम्हें 10 रुपए की सब्सिडी और देती हूं जी। उसने मुझे क्या क्या 10 रुपए की सब्सिडी पे कर दी। अब एक एनजीओ ने मुझे 10 रुपए की सब्सिडी दी, तो उसने मेरे को 10 रुपए की सब्सिडी दी, तो क्या मेरा प्राइस कम होगा बढ़ेगा? बताओ। एनजीओ ने मुझे 10 रुपए की सब्सिडी दी, तो क्या मेरा प्राइस बढ़ेगा या कम होगा? पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ, मेरा प्राइस उस सब्सिडी से कम होगा बढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है कम होगा जी। सब्सिडी से प्राइस तो हमेशा कम ही होता है, प्राइस तो कभी सब्सिडी से बढ़ता ही नहीं है। ये तो सिंपल सी बात है, प्राइस जो होगा वो कम ही होगा। ये महान नालायक बच्चा जो ये प्रज्वल सामने बैठा है, भाई क्या हो गया तेरे को? सब्सिडी से प्राइस बढ़ता है क्या? सब्सिडी मिलने से प्राइस कम होता है भाई मेरे। वैल्यूएशन छोड़ो, भी चैप्टर वैल्यूएशन का नहीं चल रहा, नॉर्मल बात करो, नॉर्मल बात करो। सब्सिडी मिलने से हमेशा प्राइस कम होता है, प्राइस कभी बढ़ता नहीं है सब्सिडी से, चाहे वो सब्सिडी कोई भी दे। नालायक कह रहा बढ़ेगा, सब्सिडी से प्राइस हमेशा कम होता है, बढ़ने का तो मतलब ही नहीं है। तो उसने मुझे यहां पे 10 रुपए दे दिए, तो अब मेरा प्राइस कितना हो गया? अब मेरा प्राइस हो गया 70 रुपए। कितने रुपए का हो गया? 70 रुपए। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, क्या इस 70 रुपए को, मैं सोच के बोलना, इस 70 रुपए को मैं क्या कह सकता हूं? बताओ मेरे को सारे बच्चे बताओ, इस 70 रुपए को मैं क्या कह सकता हूं? सारे बच्चे बोलो, इस 70 को मैं क्या कह सकता हूं? इस 70 को मैं कह सकता हूं, देखो दो नाम है, या तो मैं कह सकता हूं क्या, बोलो 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 बोलो, क्या कह सकता हूं जी? इस 70 को मैं कह सकता हूं आफ्टर
गिविंग द इफेक्ट ऑफ, आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी एंड एनजीओ सब्सिडी। क्या मैं इसको ये कह सकता हूं? पहले हाँ या ना बोलो, बस हाँ या ना बोलो। क्या इसको मैं कह सकता हूं कि आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी और नेट सब्सिडी? बताओ, क्या मैं इसको कह सकता हूं कि आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी एंड एनजीओ सब्सिडी? बिल्कुल कह सकता हूं कि भैया ये प्राइस जो है 70 रुपए का प्राइस जो है ये आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी है और एनजीओ सब्सिडी है। या इस प्राइस को मैं ये भी कह सकता हूं कि ये प्राइस जो है ये नेट ऑफ सब्सिडी है। नेट ऑफ सब्सिडी कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट वाली और एनजीओ वाली। ये 70 रुपए का प्राइस जो है ये नेट ऑफ सब्सिडी है। कौन कौन सी? गवर्नमेंट वाली और एनजीओ वाली। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब ये प्राइस 70 रुपए का है, जब ये प्राइस अब 70 हो गया, 100 रुपए का था, 20 रुपए गवर्नमेंट ने दिए, 10 रुपए मुझे एनजीओ ने दिए, अब प्राइस हो गया 70 का। अब सारे बच्चे बोलना, जब मैं सामान आगे बेचूंगा तो सामने वाला बंदा मुझे कितने रुपए देगा? सामने वाला बंदा मेरे को 100 रुपए देगा, 70 रुपए देगा? बताओ। जब मैं अब ये त्रिशूल बेचूंगा तो सामने वाला बंदा अब ये मेरे को 100 रुपए देगा या 70 रुपए देगा? त्रिशूल में कितने का बेचूंगा? बताओ जल्दी बोलो। त्रिशूल में कितने का बेचूंगा? अब 100 रुपए का था, 30 रुपए मेरे को सब्सिडी मिल गई, 70 रुपए का प्राइस हो गया, तो मैं किस बेस पर बेचूंगा? 70 पर बेचूंगा। कम ऑन यार, बोलो ना, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो यार? ऐसी छोटी छोटी बातों पे टाइम मत लगाओ। कितने का सेल करूंगा? 70 का सेल करूंगा ना। 30 मेरे को सब्सिडी मिल गई, अब कितने का सेल करूंगा? 70 का। अब जब मैं ये त्रिशूल 70 का बेचूंगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस त्रिशूल की ट्रांजैक्शन वैल्यू अब 70 है? क्या मैं कह सकता हूं कि इस त्रिशूल की ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो 70 है? बिल्कुल। प्राइस एक्चुअली पेड कितना है? 70। प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल कितना है? 70। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो निकल के आ गई है, वैल्यू एडिशन एक बार छोड़ दो अमन, उसको बाहर निकालो एक बार यार, उसको छोड़ो एक बार, अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझो। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 70 हो गई। ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 70 हो गई जी। अच्छा, अब जैसे 70 हुई, जैसे ही 70 हुई तो मैंने कहा जी मैं जीएसटी पे करूंगा 70 पे। मैंने कहा मैं जीएसटी पे करूंगा 70 पे क्योंकि मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो 70 है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने किया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, पर्दा उठा दिया। पर्दा कैसे उठाया कि ये 70 रुपए का प्राइस आया कैसे? तो गवर्नमेंट ने जब पर्दा उठाया तो गवर्नमेंट ने कहा ये 70 रुपए का प्राइस कैसे आया? गवर्नमेंट ने कहा अच्छा 20 रुपए तुझे गवर्नमेंट ने दिए थे वो तूने माइनस कर रखे हैं इसमें से, 10 रुपए तुझे नॉन गवर्नमेंट ने दिए थे वो भी तूने माइनस कर रखे हैं इसमें से। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद तूने ये सामान 70 रुपए का बेचा। अब गवर्नमेंट ने कहा सुनो, हेलो हेलो भाई साहब इधर सुन, जो ये तूने 20 रुपए माइनस कर रखे हैं गवर्नमेंट वाले, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ने ही दी है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, इसको तू बाहर निकाल दे। और अगर कोई बच्चा मेरी क्लास का इंटेलिजेंट होगा, याद करो गवर्नमेंट सब्सिडी को तो वैसे भी हम कंसीडरेशन में कवर ही नहीं करते। याद करो कंसीडरेशन की डेफिनेशन, गवर्नमेंट सब्सिडी वैसे ही वहां से बाहर है। तो गवर्नमेंट ने कहा गवर्नमेंट सब्सिडी जो है ना 20 रुपए, इसको तू रहने दे, वो जो 10 रुपए की सब्सिडी नॉन गवर्नमेंट वाली है जो तूने प्राइस में से माइनस कर रखी है, इसको तू यहां पे ऐड करेगा और हम जीएसटी 70 प्लस 10 80 रुपए के ऊपर जीएसटी हम लेंगे। ये इंक्लूजन वो कहना चाह रही है। अब देखो तुम जो बच्चे रटते हैं, जिन्होंने आज तक रटा है सब्सिडी ऐड होगी ऐड होगी ऐड होगी, तो भाई सुन लो वो कब ऐड होगी, पहले वो माइनस हो चुकी हो। पहले तुम्हें क्वेश्चन में प्राइस नेट ऑफ सब्सिडी दिया हो तब ऐड करना। पहले तुम्हें क्वेश्चन में लिखा हो कि ये प्राइस आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ सब्सिडी है, तब उसको ऐड करना। जब उसमें से माइनस ही नहीं की, जब उसका इफेक्ट ही तुमने नहीं लिया, तो क्यों ऐड करोगे भाई? तो मैं आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहले देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि वो प्राइस जो तुम्हें दिया गया है उसमें सब्सिडी नेट ऑफ है या नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा गवर्नमेंट वाले की कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नॉन गवर्नमेंट वाली अगर माइनस कर दी है तो ऐड करनी पड़ेगी। ये बात ध्यान दो, ये पॉइंट इंक्लूजन वाला कहना चाह रहा है, बस ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो सब्सिडी आंखें बंद करके ऐड मत करना। ऊपर वाले 4 पॉइंट ऐड होंगे वो चीज अलग है, सब्सिडी का ऐड होना अलग है। वो चारों पॉइंट हम वैल्यू में ऐड करते हैं इसलिए ऐड होंगे।
ये ऐड नहीं करते, सब्सिडी माइनस करते हैं, बट माइनस करने के बाद भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जो आपने सब्सिडी माइनस की है वो गलत माइनस की है। नॉन गवर्नमेंट वाली गवर्नमेंट कह रही हम माइनस नहीं करेंगे, उसको तुम्हें वैल्यू में जोड़ना पड़ेगा, उस वैल्यू पर हमें जीएसटी देना पड़ेगा, बात खत्म जी। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आती हैं जी। क्वेश्चन कल करेंगे इसके लिए सारे, कल वाली क्लास हमारी क्वेश्चन की है सारी, तो कल वाली क्लास में इसके हम क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो जी। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे 5 इंक्लूजन निकल के आ रहे हैं। एक बार फटाफट से बोल दो कौन कौन से इंक्लूजन निकल के आ रहे हैं जी। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे बच्चे इधर देखो ध्यान से जी, अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो फटाफट से, जल्दी बोलो। अब इसका मेरे को आंसर देना, एक बार सामने देखो दिया हुआ है एक क्वेश्चन, देखो यहाँ पे दिया हुआ है जी, देखो क्या दिया हुआ है। लिस्ट प्राइस 10 लाख, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट 1 लाख, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम प्राइवेट ट्रस्ट 2 लाख, और ये प्राइस नेट ऑफ सब्सिडी है। आप अपने आप बोल दो, ये प्राइस नेट ऑफ सब्सिडी है, मतलब 10 लाख में ये माइनस है, ये माइनस है, तो गवर्नमेंट वाली माइनस है चलेगा, नॉन गवर्नमेंट वाली माइनस है नहीं चलेगा। तो ये 2 लाख रुपए ऐड करने पड़ेंगे, तो 10 प्लस में 2 12 लाख रुपए आपकी वैल्यू निकल के आएगी। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा जी। कल की टाइमिंग भी सेम है, टाइमिंग सेम है, शाम को 6 बजे, टाइमिंग हमारी सेम है, शाम को 6 बजे। ठीक है जी, तो 12 लाख रुपए की हमारी वैल्यू निकल के आएगी भाई। 10 लाख में 2 लाख रुपए जोड़ देना, नॉन गवर्नमेंट वाले, बात खत्म हो गया जी। नंदनी एक बार मेरे को भेज देना, मेरे को व्हाट्सएप कर देना जी अभी क्लास के बाद ना, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अगला क्वेश्चन एक बार देख के बताओ फटाफट से यहाँ पे क्या है। अब तुम गलती करोगे, देखो जी, अब तुम 100% गलती करोगे। ये क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर दो, मैं गारंटी कह रहा हूं तुम गलती करोगे अगर तुमने क्वेश्चन सही ढंग से नहीं पढ़ा। पढ़ो और मुझे आंसर दो जी। सारे क्वेश्चन बैंक में अपलोड कर चुका हूं, और मैं चैप्टर वाइज अपलोड नहीं करूंगा, मैंने पूरे क्वेश्चन बैंक की बुक ही दे दी है, और मैं कम से कम 10 बार व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, गूगल ड्राइव का लिंक डाल चुका हूं। उस गूगल ड्राइव के लिंक में क्वेश्चन बैंक जीएसटी का भी है, क्वेश्चन बैंक इनकम टैक्स का भी है, और मेरी बुक्स भी हैं डिटेल वाली, तो अगर तुम उसको देखोगे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जी। जल्दी बोलो फटाफट से, फटाफट से बोलो, बताओ वैल्यू यहां पे कितनी आएगी जी। अब सारे बच्चों बोलना, लिस्ट प्राइस 8 लाख रुपए है, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट 1 लाख, और ये प्राइवेट ट्रस्ट वाली 2 लाख, और ये प्राइस विदाउट गिविंग द इफेक्ट है, मतलब बिफोर है, मतलब इसमें अभी सब्सिडी माइनस नहीं की। अब जब इसमें सब्सिडी माइनस नहीं की तो भाई नॉन गवर्नमेंट वाली तो वैसे भी नहीं करनी, गवर्नमेंट वाली करनी है, तो 8 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे, वैल्यू आपकी 7 लाख रुपए आएगी। बताओ क्या क्वेश्चन है यार बच्चों वाला, क्या दिक्कत है यार। सीमू बिफोर वाला ही है वाला, ये क्वेश्चन बिफोर वाला ही है, ये क्वेश्चन बिफोर वाला ही है मेरे दोस्तों, ये बिफोर वाला ही है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ, जल्दी इसका आंसर दो फटाफट से, जल्दी इसका आंसर दो फटाफट से। 12 लाख का प्राइस है, सब्सिडी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट 1 लाख, सब्सिडी फ्रॉम प्राइवेट ट्रस्ट 2 लाख, और ऊपर वाला प्राइस आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ फॉलोइंग सब्सिडी है, मतलब ऊपर वाले प्राइस में सब्सिडी एडजस्ट कर रखी है। एडजस्ट करने का मतलब क्या है, माइनस कर रखी है। अब तुमने गवर्नमेंट वाली माइनस कर रखी है चलेगा, नॉन गवर्नमेंट वाली माइनस कर रखी है नहीं चलेगा। 12 प्लस में 2 लाख जोड़ दोगे, सब कुछ है उसके अंदर, क्वेश्चन बैंक भी है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, फोल्डर खोल के देखोगे मेरा टैक्स वाला, उसमें तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा। ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन बैंक उसके अंदर है, एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन बैंक उसके अंदर दिया हुआ है। यस सिमरन, उसके अंदर सारे क्वेश्चन मैंने डाले हैं, जितने भी क्वेश्चन है सारे एग्जाम के क्वेश्चन उसके अंदर है। आई होप अब तुम सब्सिडी वाले पॉइंट में दिक्कत तो नहीं करोगे। ठीक है जी, अब तुम्हें सब्सिडी वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये 5 इंक्लूजन हमें करनी है जी। अब एक्सक्लूजन में जो करना है, ये क्वेश्चन एक तुम आगे ये क्वेश्चन घर से करके आ सकते हो जी। नोट्स तो हमारे पास ही है, नोट्स सबके पास है, तो एक क्वेश्चन तुम घर से होमवर्क करके आ जाना जी। सब्सिडी वाला क्वेश्चन है, तुम घर से होमवर्क करके आओगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारा सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी होमवर्क है, तुम घर से इसकी ट्राई करके आ सकते हो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये वाला क्वेश्चन जी तुम अच्छा मतलब घर से ट्राई करके आ सकते हो, ये वाला। ठीक है जी, अब यहां पे आ जाओ जी। अब माइनस की बात में, अब माइनस में सिर्फ क्या होगा जी, माइनस में हमें करना है डिस्काउंट। अब माइनस में हमें क्या करना है जी, माइनस में करना है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट जो माइनस करना है ना, अब डिस्काउंट आपका 2 तरह का होता है जी। एक डिस्काउंट होता है प्री सप्लाई डिस्काउंट, और एक सप्लाई होता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। एक डिस्काउंट कौन सा होगा, प्री सप्लाई, और एक डिस्काउंट कौन सा होगा, पोस्ट सप्लाई। अब ये दोनों डिस्काउंट, प्री सप्लाई का मतलब क्या होता है और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, तो ये सारी बातें हमें यहां पे समझनी है, क्योंकि इंक्लूजन वाले सारे पॉइंट हमने समझ लिए। एक्सक्लूजन में कौन कौन से पॉइंट आएंगे वो आपके सामने है जी।
मैं तुम्हें सिर्फ प्री सप्लाई डिस्काउंट अभी समझा रहा हूं, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट हम कल वाली क्लास में करेंगे, और कल की पूरी क्लास मेरी डिवोटेड होगी इस चैप्टर के क्वेश्चन पे। कल हम 5 नंबर फाइनली पक्के करेंगे, एक से एक क्वेश्चन तुम्हें करवा दूंगा कल वाली क्लास में, और तुम फील करोगे कि अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तुम गलती नहीं करके आओगे, बस ये पर ध्यान दो। अब ये समझ लो बहुत ध्यान से, प्री सप्लाई डिस्काउंट का मतलब क्या है जी? प्री सप्लाई का मतलब क्या है? प्री सप्लाई का मतलब ऐसा डिस्काउंट जो तुम्हें सप्लाई से पहले ही पता होता है ये तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अभी हम बिहार में गए तो बिहार वाले बच्चों ने बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत पहली बात तो आभार उनका जो उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, और बच्चे इतना प्यार करते हैं इस चीज के लिए बहुत बड़ा आभार कि बच्चे हमें जानते हैं, थोड़ा बहुत बच्चे हमसे प्यार करते हैं, इसके लिए तहे दिल से सब बच्चों का धन्यवाद। तो हम बिहार में गए तो जहां पे हम रुके तो वहां पे साथ में एक मॉल था, तो साथ में एक मॉल था तो हम मॉल में चले गए। तो मॉल में गए तो हमने कहा थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं जी। अब थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं तो फिर हम मॉल के अंदर गए तो वहां पर एक शोरूम था, अगर आपने कभी नाम सुना हो लीवाइस, एक शोरूम था लीवाइस का। तो लीवाइस के शोरूम पे वहां पे लगा हुआ था, बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था 25% ऑफ, 25% ऑफ। अच्छा एक बात मेरे को बताना, मैंने वो बोर्ड देखा 25% ऑफ, तो क्या ये डिस्काउंट मुझे मिलेगा या सबको मिलेगा? सबको मिलेगा। और 25% ऑफ का मतलब क्या है? अगर किसी की एमआरपी 1000 रुपए है तो 1000 में से आप माइनस कर दोगे 25%, तो वो 750 रुपए का पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब जो डिस्काउंट मेरे को यहां पे दिख रहा है कि 25% ऑफ, तो मेरे को बताओ कि 25% ऑफ क्या है? दैट इज प्री सप्लाई डिस्काउंट। मतलब ऐसा डिस्काउंट जो तुम्हें सप्लाई से पहले ही पता है ये डिस्काउंट तुम्हें मिलेगा, और ये डिस्काउंट तुम्हारे इनवॉइस में मेंशन भी होगा, इसको बोलते हैं प्री सप्लाई डिस्काउंट। तो गवर्नमेंट वही बात कहना चाह रही है कि अगर कोई ऐसा डिस्काउंट है जो तुम्हें सप्लाई से पहले पता है कि हाँ भाई तुम्हें इतना डिस्काउंट मिलेगा, उस डिस्काउंट को तुम वैल्यू में से माइनस कर देना, दैट इज प्री सप्लाई डिस्काउंट। फिर एक डिस्काउंट होता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। पोस्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है कि ऐसा डिस्काउंट जो तुम्हें पता तो पहले से है कि तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, बट मिलेगा सप्लाई होने के बाद। मतलब ऐसा डिस्काउंट जो तुम्हें पता तो है कि तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, बट मिलेगा सप्लाई होने के बाद, सप्लाई से पहले नहीं मिलेगा, सप्लाई होने के बाद मिलेगा। जैसे आप सब जानते हो अभी दिवाली आने वाली है, अब दिवाली आने वाली है तो दिवाली पर आपको पता हो, आई थिंक दिवाली से 1-2 दिन पहले धनतेरस होता है। तो धनतेरस पे लोग क्या करते हैं? बर्तन खरीदते हैं, बर्तन बहुत सारे, मतलब कभी कोई गिलास ले लेगा, कभी कोई प्लेट ले लेगा, कभी कोई स्पून ले लेगा, तो बहुत सारे लोग बर्तन लेते हैं जी। अब जब बर्तन लेते हैं तो बर्तन वाले की दुकान पे, या मान लो, हाँ बर्तन वाले की दुकान पे मान लो लिखा हुआ है कि जो आदमी मान लो हमसे 500 प्लेट ले लेगा, तो 500 प्लेट लेने के बाद उसको हम 10% एडिशनल डिस्काउंट देंगे। भाई जो आदमी 500 प्लेट हमसे परचेज करेगा तो 500 प्लेट लेने के बाद हम उसे एडिशनल 10% डिस्काउंट देंगे। और मैं उसकी दुकान पर गया, मैंने कहा 500 प्लेट तो मेरे को पता नहीं मैं लूंगा नहीं लूंगा, तो अभी मैं 100 प्लेट लेके जा रहा हूं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप अगर एक महीने में 500 प्लेट की सेल कर दोगे ना, हम तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट देंगे। मैं 100 प्लेट ले गया, फिर 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 100 प्लेट ले गया। ऐसे करते करते मैंने पूरे महीने में 500 प्लेट ले ली। जैसे ही मेरी 500 प्लेट हुई तो क्या मुझे एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा? मिलेगा। बट क्या ये डिस्काउंट मुझे पहले मिलेगा, बाद में मिलेगा? बाद में मिलेगा, बट पता मुझे पहले से है। तो ऐसा डिस्काउंट जो मुझे पता पहले से है बट मिलेगा सप्लाई होने के बाद, तो गवर्नमेंट ने कहा वो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, वो भी हम माइनस करेंगे। बट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस होने की 2 कंडीशन होती है। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो वो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस करेंगे, नहीं तो हम पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे। अब मैं समझाऊंगा कल वाली क्लास में। अब वो कंडीशन बस बता रहा हूं। पहली कंडीशन, एक तो वो डिस्काउंट तुम्हें सप्लाई के टाइम या उससे पहले पता होना चाहिए, वो डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरी कंडीशन, उतनी वैल्यू का आपने आईटीसी रिवर्स कर दिया। इट मींस अगर सामने वाले बंदे ने इतनी वैल्यू का आईटीसी क्लेम किया था, तो अगर वो आईटीसी रिवर्स कर देगा तो फिर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, फिर हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हम माइनस कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या वो कंडीशन है, आईटीसी वाली क्या कंडीशन है, वो सारी बातें हम कल वाली क्लास में समझ लेंगे। और कल वाली क्लास में इसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम खत्म करके चैप्टर को हम पैक कर देंगे। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। अब ध्यान रखना, हमें थोड़ी सी स्पीड अप बढ़ानी पड़ेगी।
टारगेट हम लेके चल रहे हैं, दिवाली से पहले पूरा जीएसटी हम अच्छे से खत्म करेंगे। और चैप्टर हमारे ज्यादा बच्चे नहीं, वैसे आरसीएम है, वैल्यूएशन है, फिर हमारे छोटे मोटे चैप्टर, टाइम ऑफ सप्लाई हमारा हो गया। टाइम ऑफ सप्लाई अगर आपको बताओ, मैंने यूट्यूब पे डाला था, टाइम ऑफ सप्लाई आप सबने देख लिया होगा, क्लास नंबर 29 प्लेलिस्ट के अंदर ऐड है। और जो बच्चे क्लास नंबर 12 बोल रहे हैं, क्लास नंबर 12 भी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। आप अगर देखोगे क्लास नंबर 12 आपको मिल जाएगी, क्लास नंबर 12 भी चल रही है, ठीक है जी। पहले एक क्लास 12 दिख रही होगी जो नहीं चल रही होगी, बट एक क्लास मैंने 12 और डाली है डाउनलोड करके, तो वो 12 क्लास आपकी चल रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर सारी की सारी क्लास आपकी प्लेलिस्ट के अंदर है। सिंगल क्लास भी मैंने प्राइवेट नहीं की हुई, त्रिशूल बैच की। आप आराम से देखो, एंजॉय करो, पेपर क्लियर करो, खूब खूब पढ़ाई करो, खूब खूब अच्छे नंबर लेके आओ, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं हम कल वाली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, और सारे बच्चे प्लीज कमेंट किया करें कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके फीडबैक। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच जी, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।